नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपका पेपर आने वाला है, तो उसी के लिए आपका मॉक टेस्ट इसमें हम आप लगाएंगे। तो जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर है, तो उसी के लिए आपके बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं, वो इस मॉक टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ जुड़ करके आप ये देखें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और अपनी तैयारी को परखें, जांचें और देखें कि आप कितने इसमें आंसर जो है वो सही दे पाते हैं। तो इसी क्रम में आप पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होती है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। भूमध्य रेखा पर, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में और 66 सही आपका 5 डिग्री उत्तर में। तो ये तरीके से आपके ऑप्शन दे रखे हैं और आपको इनमें से बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। जी बताएं सभी। अब इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या है जी? इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तर में। क्या है आपका? 23.5 डिग्री कहाँ पर रहेगा? उत्तर में। क्योंकि आप पढ़ते हैं, दो आप तिथि पढ़ते हैं वैसे बेसिकली, एक तो 21 जून पढ़ते हैं और एक आप पढ़ते हैं 22 दिसंबर। एक 21 जून पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं 22 दिसंबर। तो ये जो सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर भी होता है, कभी कभी आपका 23 दिसंबर भी हो सकता है। तो इसमें जो सूर्य की स्थिति है 21 जून को याद रखना है। जैसे आप पृथ्वी देखते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच से हम एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसमें आप जब 23.5 डिग्री आप रेखा आप इस तरीके से काल्पनिक रेखा बनाते हैं, कर्क रेखा, ऐसे आप दक्षिण में बनाते हैं तो कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो आपने पढ़ा है कि 21 जून को आपका सबसे बड़ा दिन कहां पे रहता है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो कर्क रेखा, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। तो आपको इसलिए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर, ये आपका सही आंसर है। तो 21 जून को आपका याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को कौन से गोलार्ध में रहता है? आपका दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पे रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये क्लियर हुआ। ये इसका आंसर तो सही कि 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति बिल्कुल कहां पर होगी? 23.5 डिग्री उत्तर में। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? महत्तम भाग से मतलब है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा आंसर आपका सही है। सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा आंसर इसका सही है। देख रहे हैं कि वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अगर बात करें, नॉर्मल क्वेश्चन है सब जानते होंगे, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? ये गैस मिलती है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। तो आपने पढ़ा होगा वायुमंडल में गैसों का जो संगठन है, तो इसमें आप पढ़ते हैं जी नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 78%। 78% है। उसके बाद आप ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है जी? ऑक्सीजन पढ़ते हैं कितना है? 21%। कितना है जी? 21%। उसके बाद पढ़ते हैं ऑर्गन। ऑर्गन कितना है? ऑर्गन आपका 0.93%। और उसके बाद आप पढ़ते हैं जी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आप याद रखेंगे, कई बार आपका पेपर में पूछा है, तो इसे याद रखें 0.03%। 0.03%। तो वायुमंडल में गैसों का ये संगठन है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद ऑर्गन और उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कई बार पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, तो याद रखेंगे 0.03%। इसी क्रम में देखते हैं दूसरा जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं? ये चार ऑप्शन आपके सामने। व्यापार सेवाएं हैं, उपभोक्ता सेवाएं हैं, उपभोक्ता सेवा। ठीक है, कौन सी सेवा आपकी? उपभोक्ता सेवाएं। उसके बाद इंटरनेट सेवाएं या ई सेवाएं। तो ये आपके चार ऑप्शन है।
इनमें आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है। सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, बताएंगे सभी कमेंट करके। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो ये किस प्रकार की सेवाएं हैं, ये है आपकी ई सेवा। किस प्रकार की सेवा है, ये है आपकी ई सेवाएं। क्लियर हुआ सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की सेवाएं, ई सेवाएं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट है आवर्ती मापने की इकाई का नाम क्या है। आवर्ती सब जानते हैं, आवर्ती किस में मापते हैं, तो आवर्ती किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। किस में मापते हैं आप, हर्ट्ज में। तो आवर्ती मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज। क्या है आवर्ती मापने की इकाई, हर्ट्ज। क्लियर हुआ। इसी क्रम में आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको बतानी है कितनी होती है। तो सामान्य जो आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 14 से 15, उसके बाद 11 से 14, उसके बाद 9 से 12 और उसके बाद 16 से 21। तो ये चार ऑप्शन है। आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है, जो इसमें आपका सही, इसको सम्मिलित करें। सभी बताएंगे कमेंट करके। तो इसका सही जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, 14 से 15। कितना होगा, 14 से 15.6 ग्राम। तो इसमें आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी। हीमोग्लोबिन के बारे में आप सब जानते भी हैं। क्वेश्चन आता है कि रक्त का लाल रंग क्या है जी, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन प्रमुख रूप से किसमें मिलता है, आरबीसी में। किसमें मिलता है, आरबीसी। तो याद रखेंगे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। और आपसे पूछा जाए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, किसका परिवहन, ऑक्सीजन का, O2 का परिवहन भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन से संबंधित। ये क्लियर हो गया। तो आपका याद रखेंगे 14 से 15.6 और उसके बाद रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन। और आप याद रखेंगे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है। तो रक्त समूह आप पढ़ते हैं कि ए बी और ओ, ये चार ऑप्शन है। सभी आप कमेंट करके बताएंगे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो कमेंट करके आप बताएं कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे बोलते हैं, बताएंगे सभी जी। तो इसमें आप देख रहे हैं सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही किसको बोलते हैं, सर्वग्राही कौन सा होता है, सर्वग्राही होता है ए बी। सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही होता है आपका ए बी। और आपसे पूछा जाए जी सर्वदाता, सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वदाता होता है ओ। कौन सा होता है आपका, सर्वदाता ओ। यूनिवर्सल डोनर पूछ रहा है, ओ है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर पूछ रहा है तो कौन सा आपका, ए बी। क्लियर हुआ। सर्वग्राही पूछे तो ए बी और सर्वदाता पूछे तो कौन सा होता है, ओ। और आपसे पूछा जाए जैसे रक्त समूह यहाँ पे दे रखा है, रक्त समूह की खोज अगर आपसे पूछ रहा है, रक्त समूह की खोज, तो इसे भी आप याद रखेंगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो इसे याद रखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर। किसने किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। और रक्त कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ए बी और ओ। क्लियर हो गया। इससे आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है। क्लियर हुआ सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि आपको बतानी है। ये चार ऑप्शन आपके सामने, स्कंद अस्थि है, हसली है, टीबिया है, उर्विका है। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब इसमें से आप कमेंट करके बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी कौन सी है। इसमें आप बताएंगे स्कंद अस्थि, हसली, टीबिया, उर्विका। कमेंट करके सभी बताएं कि इसका आंसर कौन सा आपका सही है जी। देखेंगे सभी, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उर्विका। ठीक है, उर्विका इसका सही आंसर होगा। इसको आप इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, फीमर। क्या बोलते हैं, उर्विका को ही क्या बोलते हैं, फीमर। उर्वस्थि भी इसको बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, फीमर। और फीमर सब आप जानते हैं कहाँ मिलती है, जांग में। तो हमारी सबसे बड़ी अस्थि और मजबूत हड्डी भी कौन सी होती है, फीमर। और आपने पढ़ा होगा शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन से, स्टेपिज। कौन से, स्टेपिज।
और कहाँ मिलती है जी? ये मिलती है कान में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपेज। कहाँ मिलेगी? कान में। और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, या क्या बोलते हैं? उर्विका। ये कहाँ मिलती है? आपकी जांग में। कहाँ मिलेगी? जांग में। और कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है आपकी? 206। कितनी होगी आपकी? 206। क्लियर हुआ आपका? कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। और सबसे मजबूत पूछे फीमर, सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी और मजबूत पूछ रहा है फीमर, और सबसे छोटी कौन से? स्टेपिज। ये कहाँ मिलेगी? कान में। क्लियर हुआ सभी का? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है निर्वात, लोहा, पानी और वायु। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होगी। कमेंट करके बताएं सभी कि किसमें सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होगी। तो ध्वनि की गति आपको बतानी है कि इसमें किसमें सबसे ज्यादा होगी। चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आप याद रखेंगे। तो ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। और माध्यम जितना ज्यादा ठोस होगा उतनी ज्यादा तेज ध्वनि चलेगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे तेज जो होगी वो किस में होगी? आपकी लोहे में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा किस में होगी? लोहे में। वैसे आप पढ़ते हैं निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है? निर्वात में होगी आपकी शून्य। क्या होगी आपकी? शून्य। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसी कारण आप याद रखेंगे। तो ठोस माध्यम आपका लोहा है, तो सबसे ज्यादा आपकी कहाँ पर होगी? लोहे में आपकी सबसे ज्यादा इसकी गति होगी। और ये भी याद रखेंगे ध्वनि, ध्वनि ध्वनि आप याद रखेंगे। ध्वनि को आप किस में मापते हैं? डेसिबल में। किस में मापते हैं? डेसिबल में आप मापते हैं। और ध्वनि किस प्रकार की तरंगे, ये भी याद रखेंगे। तो इसे याद रखेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। किस प्रकार की हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि। और किस में मापते हैं? डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये चार ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, प्लीहा और क्या है आपका? वृक्क। ये चार ऑप्शन इस तरीके से आपको दे रखे हैं। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सभी बताएंगे कमेंट करके, हृदय, फेफड़े, प्लीहा या वृक्क। तो इसमें देखेंगे तो वैसे तो आप बात करें ऑप्शन के आधार पर क्या कर सकते हैं? प्लीहा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्लीहा। लेकिन आप जानते हैं मलेरिया वास्तव में किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को प्रभावित करता है, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं इनको प्रभावित करता है। और मलेरिया की बात करें, मलेरिया जो है, मलेरिया आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। इस तरीके से अगर चार ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने तो आप याद रखेंगे वायरस जो आपका मलेरिया है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण आपका होता है। और मलेरिया रोग आप सब जानते हैं किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है मादा एनाफेलिज। कौन सा मच्छर है जी? मादा एनाफेलिज। मादा एनाफेलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। पढ़ लिया आपने सभी ने। और आपसे पूछे मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? मलेरिया के टीके की खोज की थी रोनाल्ड रॉस। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस। किसने की? रोनाल्ड रॉस। और आपसे पूछा जाए मलेरिया के टीके की खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस। और आपको ये भी जानना है कि जो मलेरिया है, मलेरिया दिवस आप कब बनाते हैं? मलेरिया दिवस बनाते हैं 25 अप्रैल। कब बनाते हैं? 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो आपने पढ़ लिया मादा एनाफेलिज के काटने से होता है। और आपका जो प्रभावित अंग कौन सा है? आरबीसी। क्लियर हुआ? तो ये मलेरिया से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में। क्लियर हो गया सभी का जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है पढ़ करके कि इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी धर्म के बारे में कोई विशेष नहीं है।
यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। तो ये इसका जो आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उसके बाद ऑप्शन सी, यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, जी सी हो गया। यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता को सुनिश्चित करता है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप बताएं कमेंट करके इसका क्या आंसर सही है, बताएं सभी क्या आंसर इसका सही है, सभी पढ़ेंगे। अब इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं, अब ऑप्शन जो आपका बी है, ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि यह एक धर्म क्या है, एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। तो ये इसमें आपका गलत है, क्योंकि एक धर्म की विशेष मान्यता नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो सभी धर्मों को आपका समान मानता है। तो आपको याद रखना है, तो यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, ये इसका गलत आंसर है। तो आपका क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन। और जो भारतीय संविधान आप पढ़ते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 28 तक इसके बारे में आपका दिया गया है। क्लियर हो गया। तो धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है किसी एक धर्म को, ये इसका आपका गलत था। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो भारत में महिलाओं के लिए अगर आरक्षण की बात करें कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहां पर उपलब्ध है, तो आपको बताना है कि कहां पर उपलब्ध है। बताएंगे जी, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, या आपका पंचायती राज निकायों में है, या सभी में। बताएंगे सभी। जी बताएं सभी। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण केवल एक ही में मिलता है, और वो किस में मिलता है, केवल पंचायती राज निकायों में। कहाँ पे मिलता है, पंचायती राज निकायों में। कहाँ मिलेगा, पंचायती राज निकायों में। बाकी लोकसभा में, राज्य विधानसभा में इसमें कोई आपका आरक्षण की सुविधा महिलाओं के लिए नहीं है, केवल पंचायती राज निकायों में। और पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की सुविधा है, 33%, कि जो 33% आपके पद होंगे वो महिलाओं के लिए होंगे। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 243D। कौन सा आर्टिकल है, 243D। तो याद रखेंगे, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण केवल पंचायती राज निकायों में, और कितने परसेंट है, 33%। और इसका जो उल्लेख है वो कौन सा आर्टिकल मिलता है, 243D। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में सबसे पहली जनगणना, ये आपके सामने ऑप्शन है सभी, 1852, 1872, 1881, 1952। ये बताएंगे आप सभी, कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा आंसर आपका सही है। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, पहली जनगणना आपको बतानी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कौन सा आंसर सही है। तो पहली जनगणना अगर आपसे पूछ रहा है क्या है, 1872। तो पहली जनगणना सबसे पहले भारत में 1872 में हुई, और 1872 में किसके शासनकाल में की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ रहा है, तो प्रथम नियमित जनगणना आप याद रखेंगे, प्रथम नियमित जनगणना आपके 1881 में की गई। कब की गई, 1881 में। तो नियमित इसलिए बोलते हैं कि इससे 10 वर्ष के अंतराल पर आपकी जनगणना होती है। तो प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड रिपन। किसके शासनकाल में हुई है जी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई है प्रथम नियमित जनगणना। और आपसे पूछा जाए, नियमित जनगणना 1881 में होगी, आपसे पूछे जनगणना किस सूची का विषय, जनगणना अगर आपसे पूछ रहा है जनगणना किस सूची का विषय, तो जनगणना कौन सी सूची का विषय है, केंद्र सूची। जो आपकी यूनियन लिस्ट है, तो केंद्र सूची का विषय है जनगणना। जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो केंद्र सरकार की होगी।
ये क्लियर हो गया। जनगणना से दो और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक तो आपका ये पूछा जाता है कि जनगणना के लिए महान विभाजक दशक किसे कहा जाता है। अगर आपसे दशक पूछ रहा है, महान विभाजक दशक 1911 से 1921, 1911 से 1921, क्योंकि एक ऐसा वर्ष है इसमें जनसंख्या आपकी घटी है। और आपसे पूछे महाविस्फोटक दशक याद रखेंगे तो आपका एक तो क्या हो गया, एक हो गया महाविस्फोटक दशक और एक हो गया महान विभाजक दशक। ये कौन सा है, महाविस्फोटक दशक। और ऊपर वाला क्या था, ये था महान विभाजक, क्या था ये, महान विभाजक दशक। महान विभाजक दशक अगर आपसे पूछ रहा है तो 1911 से 1921, और महाविस्फोटक दशक पूछे तो याद रखेंगे 1961 से 1971। इसमें जनसंख्या आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है जितनी भी आपकी जनगणना हुई है। तो याद रखेंगे दशक पूछे तो 1911 से 1921, और इसमें पूछ रहा है 1961 से 1971। और आपसे वर्ष पूछ लिया जाए कि महान विभाजक वर्ष कौन सा है, वर्ष पूछे तो 1921 महान विभाजक, और महाविस्फोटक वर्ष आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे 1971। ये क्लियर हो गया। तो ये जनगणना से आपसे जुड़े हो। और आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कौन से देश में हुई थी, स्वीडन देश में सबसे पहले जनगणना कराई गई, और स्वीडन देश में सबसे पहले 1749 में आपकी जनगणना की गई। तो भारत में तो आपने पढ़ लिया है, भारत में हो गया 1872 1881, लेकिन विश्व में पूछे तो कहाँ पर है, स्वीडन। कहाँ पर हुई है, स्वीडन में। क्लियर हुआ आपका। ये जनगणना से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो पूर्व पश्चिम गलियारा आपको बताना है किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, नागपुर और क्या है, सिलीगुड़ी। बताएंगे आप सभी कमेंट करके कि पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो स्थानों को आपका जोड़ता है। जल्दी बताएं सभी। पूर्व पश्चिम गलियारा, तो पूर्व पश्चिम गलियारा आप बात करें तो ये आपका सिलचर असम से शुरू हो जाता है और पोरबंदर गुजरात तक जाता है। पोरबंदर कहाँ तक जाता है, गुजरात तक जाता है। जैसे आप देखते हैं ये भारत की स्थिति है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक स्थान है पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर है, गुजरात में। गांधी जी से जुड़ा हुआ स्थान है पोरबंदर, तो पोरबंदर गुजरात में। और ये सिलचर कहाँ पर है, सिलचर है आपका असम में। सिलचर कहाँ पर है, असम। तो यहाँ से और यहाँ पे इन स्थानों को जोड़ने के लिए ये जो आपकी सड़क है तो इसे आप बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा तो सिलचर असम से शुरू हो जाता है और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। ये हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 3142 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 3142 किलोमीटर। आपसे अगर पूछा जाएगा उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, तो इस तरीके से जो आपका उत्तर और दक्षिण के जो दो स्थान है, तो उत्तर दक्षिण गलियारे की अगर हम बात करें तो आप याद रखें उत्तर दक्षिण गलियारा ये श्रीनगर से शुरू हो जाता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, और कहाँ तक जाता है, ये जाता है कन्याकुमारी। कहाँ पे आपका, कन्याकुमारी, श्रीनगर से और कन्याकुमारी। तो ये कौन सा है, उत्तर दक्षिण। ये तो आपने पढ़ा है जो आप इसमें था आपका क्वेश्चन में, पूर्व पश्चिम। ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें तो श्रीनगर से और किसको जोड़ता है, कन्याकुमारी। किसको जोड़ रहा है, कन्याकुमारी। और इसकी लेंथ की बात करें तो कितने किलोमीटर होती है, 4000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है जी, 4000 किलोमीटर। तो क्लियर हुआ पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा ये आपने पढ़ लिया 3142 किलोमीटर, और ये आपका 4000 किलोमीटर। और ये दोनों जो आपको कहाँ पर काटते हैं, झांसी शहर में काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं, झांसी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है। तो दो या दो से अधिक देशों के बीच जब आपका व्यापार होगा तो उसके लिए कौन सा आपका शब्दावली आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंतरिक व्यापार है, बाह्य व्यापार है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या स्थानीय व्यापार है, ये 4 हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी शब्दावली आप उसके लिए यूज करेंगे। तो इसमें से आप बताएं सभी कमेंट करके कि इसका कौन सा आंसर सही है। सभी बताएंगे जी। इसका जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जब व्यापार होगा उसे क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें, इसमें 3 फैक्ट आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, तो सबसे ज्यादा जो व्यापार है भारत का वो किस देश के साथ है? यूएसए के साथ। आयात और निर्यात को मिलाकर के क्या बन जाएगा? व्यापार बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस देश के साथ है? यूएसए के साथ। आपसे पूछा जाएगा भारत किस देश से सबसे ज्यादा आयात करता है, तो आयात अगर कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट याद रखेंगे। तो इंपोर्ट भी कहां से कर रहा है? भारत यूएसए से कर रहा है। इंपोर्ट कहां से कर रहा है? आपका यूएसए से कर रहा है। इसमें थोड़ा सा आप संशोधन करेंगे। आयात की अगर बात है, आयात याद रखेंगे, आयात करेगा आपका चीन से। कहां से करता है? चीन से। आयात कहां से करेगा? चीन से। वो गलती बस आपका हो गया। तो आयात कहां से करेगा? चीन से। और आपसे पूछे निर्यात किसके लिए करता है, तो एक्सपोर्ट आपका किस देश को कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर निर्यात पूछ रहा है तो निर्यात आप याद रखेंगे यूएसए से। कहां से? आपका यूएसए से। तो सबसे ज्यादा जो वस्तु आपका मंगा रहा है कहां से मंगा रहा है? चीन से। तो उसे बोलेंगे आयात। अपने देश को आना आयात, और अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश के लिए भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं? निर्यात। तो निर्यात किस देश के साथ करता है? यूएसए। और टोटल अगर आपसे पूछा है तो टोटल भी कौन है? आपका यूएसए। तो आपको ये भी याद रखने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं आपके। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाला जो आपकी शब्दावली है या टर्म है, इसका पूर्ण रूप क्या है? मतलब आईपी की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि आईपी की फुल फॉर्म क्या है। ये आप बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल। ये 4 ऑप्शन है। कमेंट करके आप बताएं सभी कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। जी बताएंगे सभी। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल बताएंगे। जी देखें, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित सूचियों का उचित मिलान कीजिए। तो इसमें आपका इधर की तरफ आप देख रहे हैं जो राजनीतिक आपके प्रणाली है वो, और इधर आपका दे रखे हैं जो आपके राजनीतिक पद हैं उनके बारे में आपका दे रखा है। अब आपको इसमें सही मिलान करना है कि इसका सही आंसर क्या है। जैसे भारत संघ यानी जो भारत सरकार है उसका मुखिया कौन होगा संवैधानिक तौर पर, ग्राम पंचायत का कौन होगा, नगर निगम का कौन होगा, और राज्य का कौन होगा। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं सभी। जी बताएं। भारतीय संघ, ग्राम पंचायत, नगर निगम और राज्य। बताएंगे सभी। देखेंगे जी अब। जी भारतीय संघ यानी जो भारत सरकार है इसका मुखिया कौन होगा। तो जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन के आधार पर सुमेलित करना है। भारतीय संघ का मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। नेक्स्ट है नगर निगम। नगर निगम का मुखिया कौन होगा? महापौर या मेयर बोल देते हैं। और राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होगा? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। वैसे आपका मुखिया किसको बोलते हैं आप? मुख्यमंत्री। और केंद्र सरकार में कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री। लेकिन आपको संवैधानिक तौर पे आपको मिलान करना है जो इसमें ऑप्शन में आपको दे रखे हैं। तो भारतीय संघ आपसे पूछे तो राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत आपसे पूछ रहा है तो ग्राम पंचायत के याद रखेंगे सरपंच, नगर निगम पूछ रहा है महापौर, और राज्य पूछे तो कौन है आपका? राज्यपाल। क्लियर हुआ? तो इसके आंसर थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में किन 2 स्थानों के बीच आपकी चलाई गई थी। तो आपको इसमें से बताना है कि भारत में सबसे पहली बार जो रेलगाड़ी है वो किन 2 स्थानों के बीच चली थी। इसमें आप बताएंगे कि इसका क्या सही है आंसर। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके अलग अलग। 1936 मुंबई से ठाणे के मध्य, 1853 मुंबई से सूरत के मध्य, 1853 मुंबई से ठाणे के मध्य, 1851 मुंबई से घाटकोपर के मध्य।
4 ऑप्शन है, आप बताएंगे इनके कमेंट करके कि क्या सही इनका आंसर है, बताएं सभी जी। आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, कई बार आपका पेपर में पूछ लिया गया है। तो इसमें देखेंगे जो आपका सही आंसर है वो आपको कमेंट करना है, बताना है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, तो आपने जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है आपका 1853 में मुंबई से और थाने के मध्य। आपने पढ़ा होगा मुंबई से और थाने के मध्य 1853 में चली थी। किन दो स्थानों के बीच चली है? ये चली थी आपकी मुंबई से थाने के बीच। किन दो स्थानों के बीच चली थी जी? मुंबई से और थाने के बीच आपकी चली थी। कितने किलोमीटर चली थी ये ट्रेन? ये चली थी 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और इस ट्रेन को क्या नाम दिया गया था? इस ट्रेन को नाम दिया है ब्लैक ब्यूटी। कभी आपसे पूछ ले जाए कि कौन सी ट्रेन थी? ब्लैक ब्यूटी। कौन सी ट्रेन थी? ब्लैक ब्यूटी। इसे याद रखेंगे। तो 1853 में आपकी चली थी, तो आपकी भाप से चलने वाली ये ट्रेन थी, ब्लैक ब्यूटी आपका नाम दिया गया था। और इस समय आपसे पूछे, कई बार पूछा है तो कि किसके शासनकाल में चली थी? तो इस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आपकी ट्रेन चली थी मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। क्या नाम दिया गया? ब्लैक ब्यूटी। क्लियर हो गया। और आपसे पूछे कि भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन, अगर विद्युत ट्रेन आपसे पूछ लिया जाए जो आपकी बिजली से चलने वाली ट्रेन थी, तो ये आपकी चली थी मुंबई से कुर्ला। कहाँ के से कहाँ तक? आपका मुंबई से कुर्ला के मध्य। और किस वर्ष चली थी? 1925। तो ये भी याद रखेंगे, मुंबई से कुर्ला के मध्य पहली विद्युत ट्रेन चली थी। और किस वर्ष चली है? 1925। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था आपका भारत में पहली ट्रेन। क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आगा खां गोल्ड कप। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें से आपको बताना है कि आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। कमेंट करके बताएंगे सभी कि आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो आगा खां गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? आगा खां गोल्ड कप ये संबंधित है फुटबॉल से। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आगा खां कप, अगर सिंपल पूछ रहा है आगा खां कप, तो आगा खां कप याद रखेंगे ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। और सिंपल पूछ रहा है कि आगा खां कप, तो याद रखेंगे हॉकी से संबंधित है। और आगा खां गोल्ड कप पूछे तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित? आपका फुटबॉल से। आगा खां और सलीमुल्लाह खां आपने पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा उसमें कि जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में ढाका में की गई थी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी के लिए कौन सा राज्य आपका प्रसिद्ध है? तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, झारखंड। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जल्दी कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी की अगर बात करें तो किस राज्य में मिलती है? ये मिलती है गुजरात में। किस में मिलती है? आपके गुजरात में। तो काली मिट्टी के लिए कौन सा आपका राज्य प्रसिद्ध है? गुजरात। कौन सा राज्य है आपका? गुजरात। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज का जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में हमने किए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है? तो जिसको पुनः पूर्ति या दोबारा से यूज कर सकें, तो ऐसा कौन सा संसाधन है? तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं पेट्रोल। क्या है आपका? पेट्रोल। दूसरा है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में वही आएगा कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह। और खनिज, जो आपके खनिज होते हैं वो। तो पेट्रोल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किसका हम उपयोग कर सकते हैं जो आपका नष्ट नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताएं सभी कमेंट करके। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो इसका सही आंसर होगा वो क्या है? सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। तो ये आपकी
एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपका मॉक टेस्ट था, और आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे प्रयास करते रहेंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो जीडी कांस्टेबल में पहले आपके पूछे गए या आगे पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरीके से आपका पहला मॉक टेस्ट था, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। आगे भी हम आपको ये सुविधा उपलब्ध कराते रहेंगे, तो कमेंट करके आप जरूर ये अवश्य बताएंगे कि आपका जो मॉक टेस्ट ये किया गया है ये आपको किस तरीके का लगा। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।